नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में योगासन के बारे में मैं कुछ आप लोगों से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को कम से कम 35 साल का एक्सपीरियंस है योगा में। तो 16 साल में मैंने पहला स्टार्ट किया तो 20 साल तक चला। उसके बाद फिर 20 साल तक मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अपना बहुत जीवन में बहुत व्यस्त था, तो उसके लिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन तब तक मैं किताब पढ़ता रहा। उसके बाद पिछले 4-5 साल से मैं लगातार योगा कर रहा हूँ। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मेरे को मिला है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो मैं आज योगा के संबंध में कुछ जो योगा करता है उन लोगों के लिए जो एसेंशियल कुछ बातें मेरा जो एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। योगा का 2 तरह का गुण है। एक तो फिजिकल बेनिफिट, इसका मतलब अपने शरीर के लिए जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा, और दूसरा है मानसिक बेनिफिट, मेंटल बेनिफिट, वो भी आपको मिलेगा। शारीरिक बेनिफिट क्या है? शारीरिक बेनिफिट ये है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है, निरोगी रह सकता है। अगर मान लो आप रोज़ योगा करेंगे, अगर मान लो आपका डाइट ठीक है, आपका आहार विहार ठीक है, तो आपको कभी भी बीमार नहीं होंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। जैसे मान लो अभी एक एग्जाम्पल है, अपने यहाँ पे जो रहने वाला स्वामी योगानंद भी है, 104 साल तक उसने जिया। और स्वामी शिवानंद, उसका भी अभी 125 साल हो गए। वो रोज़ 3 बजे उठ जाता है और योगा करता है। स्वामी योगानंद अभी नहीं है, 104 साल तक जिया। वो सुबह 2 बजे उठ जाता है और योगा करता है। योगा करने के बाद फिजिकल बेनिफिट क्यों होता है, उसकी बात भी आप थोड़ा सा समझना चाहिए। जैसे मान लो आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि आपका जो सारा जो बीमारी का जो जड़ है, शरीर में जो अपचन हो रहा है, इसका मतलब अजीर्ण होता है, शरीर में ठीक से पाचन क्रिया नहीं होता, तो आम विष करके एक विष पैदा होता है। वो शरीर में जहाँ जहाँ डिपॉजिट होता है वहाँ वहाँ रोग पैदा करता है। तो हम योगा करने टाइम में क्या होता है, अपनी जो शरीर की जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने के बाद क्या करता है, ये जो आम है जहाँ जहाँ चिपक के पड़ा है वो पिघल जाता है। फिर हम शरीर को पूरा घुमाता है, फिराता है, तो ये जो छिपा हुआ जो दोष है वो फिर अपने जो एलिमेंट्री कैनाल में आ जाता है, फिर अपने शरीर से बाहर जाता है, तो आदमी स्वस्थ रह जाता है। तो उसको वात पित्त कफ का संबंध कोई बीमारी उसको आदमी को होगा ही नहीं। और मानसिक बेनिफिट ये है कि आप जब शरीर से स्वस्थ है तो आप मन से भी स्वस्थ रहेगा, और शरीर में आप बिल्कुल जितना स्वस्थ रह जाते जाएगा उतना ही मन में आपका स्वस्थता बढ़ जाएंगे। हमने बहुत लोगों को देखा जो बहुत तरह की बीमारियों से पीड़ित है, लेकिन जैसे ही योगा करना शुरू कर दिया तो उसका जो बीमारी ठीक होने शुरू कर दिया। एंड जो योगा रेगुलरली करता है उसको कभी बीमार होगा ही नहीं। लेकिन उसके साथ डाइट का भी थोड़ा सा उसको ये रखना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशन भी आवश्यकता है, स्पेशली आप जब प्राणायाम करने के टाइम में बहुत प्रिकॉशन होना चाहिए। प्राणायाम में क्या प्रिकॉशन है, कभी भी आप सांस अंदर रहने का जो काम बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मान लो आपने पूरक किया, इसका मतलब सांस अंदर ले लिया, फिर कुंभक लिया, फिर रेचक किया, सांस बाहर तो छोड़ा। तो सांस अंदर रखने का काम आप कभी भी नहीं करना। कोई भी जो प्राणायाम में अगर मान लो सांस आपको अंदर रखने के लिए कह रहा है, आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो बहुत डेंजरस है। कोई बोलता है इतनी 4 क्षण के लिए अंदर ले लो, फिर 8 क्षण के लिए उसको रोको, नहीं तो 16 सेकंड रुको, फिर 8 क्षण के लिए उसको बाहर छोड़ो। वो सब में आप बिल्कुल नहीं जाना। आपको प्राणायाम करना है तो अच्छी बात है, आप बिना सांस रुके हुए जो भी प्राणायाम है आप करते रहिए। जैसे नाड़ी शोधना है, सांस ले लिया छोड़ दिया, फिर यहाँ से सांस लीजिए वहाँ पे छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसा करते रहिए, धीरे से करते रहिए। लेकिन सांस जो होल्ड करने का काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डेंजरस प्रैक्टिस ये है कि लोग ये सोचता है, इसका 2 बेनिफिट लोग बताता है। एक तो ये बेनिफिट है अपनी कुंडलनी जागृत होगी, और दूसरा बेनिफिट ये बोलता है आपका जो मन एकाग्र होगा। ये दोनों मिथ्य दोस्तों, ये कभी नहीं होने वाला। तो उसके कारण मैं बताता हूँ। भगवान बुद्ध, उसने सबसे बड़ा ज़्यादा प्राणायाम और सबसे ज़्यादा ब्रेथ अपने अंदर होल्ड किया। श्री बुद्ध ने, उसने अपनी कहानी उसने तिब्बत में ये बताता है, उससे बढ़कर कोई अभी तक सांस को होल्ड नहीं किया, न आगे करेंगे, न अभी कर रहा है, क्योंकि उतनी उस कद तक उसने सांस होल्ड किया। उस समय 2500 साल पुराना पूर्व भारत में ये प्राणायाम का बहुत ये चलता था। तो लोग बोलता है तुम प्राणायाम करो, सांस अंदर रखो तो कुंडलनी जागृत हो जाएंगे, वो जागृत हो जाएंगे, बोलता है।
उसने ही किया, उसने अपने एक्सपीरियंस ये बताता है कि जब ये अंदर सांस इतनी देर होल्ड करता है, पूरा शरीर फट जाने की जैसे उसकी अंदर वो जाता है, दर्द होता है। जैसे कोई आदमी कोई शूल से उसको जो शरीर फाड़ता है उस तरह की उसको वेदना होता है, ऐसा बोलता है। फिर भी उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हुआ। ये बात कहाँ से आई? लोग ये सोचता है यहाँ कोई कुंडलिनी शक्ति है, आप ये करेंगे तो फिर उसके आप ऐसा करें, कुंडलिनी शक्ति जागृत होएंगे, फिर अष्ट चक्र में जा करके वहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे जो होंगे अष्ट सिद्धियाँ होंगे, ऐसा करके बोल रहा है। लेकिन आज एक भी आदमी ऐसा है जो अष्ट सिद्धि वाला है? लोग बोलते हैं हिमालय में रहते होंगे, हाँ रहते होंगे, हमको क्या पता, लेकिन हमारे सामने तो कोई तो आया नहीं। अष्ट सिद्धि में एक भी सिद्धि आज प्रकट करने के वाला एक भी योगी नहीं है। और दूसरा, कुंडलिनी जागृत होकर कोई बताता है लेकिन वो कुंडलिनी जागृत है ही नहीं, अपना जो मन यहाँ से मूव कर रहा है, नहीं तो अपने मन वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है, वहाँ पर सेंसेशन हमको मालूम हो रहा है, उसी को लोग कुंडलिनी करके उन लोग उसको जो ये कर रहा है। कुछ लोग ऐसा देखेंगे पूरा शरीर में करंट जैसे प्रवाह होता है, विपश्यना करने वाले उसको अच्छी तरह जानते हैं वो क्या है। दूसरे लोग ये नहीं जानते, वो करंट जैसे प्रवाह तो बोलते हैं देखो कुंडलिनी जाग रहा है बोलता है। लेकिन दोस्तों ये सब मिथ्या है, कभी नहीं करना। ये करने से आदमी पागल भी हो सकता है, बहुत दिक्कत है उसमें। और दूसरा बात ये बोलता है, आप सांस रोकने के पीछे बोलता है आपका मन एकाग्र होगा। ये भी बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? एक्चुअली इसको ऑपोजिट होना चाहिए। जैसे मान लो ध्यान करने के टाइम में ध्यान करके करके आपका मन निश्चल हो गया तो अपने सांस भी बंद हो गया, ऐसा अवस्था आना चाहिए। ऐसा अवस्था किसको आता है? जो सही तरह से जो ध्यान करता है उसको ऐसा अवस्था आता है। जैसे आप विपश्यना ध्यान करेंगे, करते करते कि आप एक अवस्था जाएंगे, आपका मन बिल्कुल शांत है, बिल्कुल दृढ़ है, बिल्कुल निश्चल है, तो आप देखेंगे आपका प्राण भी, जैसे सांस भी बिल्कुल बंद हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 30 मिनट तक सांस आता ही जाता ही नहीं, बिल्कुल बंद हो जाता है। इसी को कुछ योग ग्रंथों में केवल कुंभक करके बोलता है, केवल कुंभक। आज किसी भी योगा टीचर को आप पूछो केवल कुंभक क्या है, वो नहीं जानते। वो ये जोर जबरदस्ती कुंभक को ही जानता है। लेकिन दोस्तों सही कुंभक वही है जो अपने आप आ जाता है। अपने आप मन शांत हो गया तो शरीर में भी अपने शांतता महसूस होगी, अपने सांस भी बिल्कुल बंद हो जाएगा, वो केवल कुंभक है। अगर मान लो वो प्राप्त हो गया, उससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं करके योग की किताब में बताता है। लेकिन लोग एक गलत तरीके से उसको सांस को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है, वो बहुत गड़बड़ है। और दूसरी बात, योगा करने के टाइम में आप किस प्रकार से करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी एक विज्ञान है। जैसे मान लो कफ प्रकृति का आदमी, पित्त प्रकृति का आदमी, वात प्रकृति का आदमी। आयुर्वेद के हिसाब से 3 प्रकृति का आदमी है। जो कफ प्रकृति का आदमी है, इसका मतलब थोड़ा सा मोटा होगा वो आदमी। वात प्रकृति का आदमी बहुत छोटा होगा, बहुत पतला होगा, वो नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन उससे और भी अधिक है। कफ प्रकृति के आदमी को वो थोड़ा सा जल्दी योगा कर सकता है, वो थोड़ा फास्ट कर सकता है, थोड़ा ज़्यादा कर सकता है। पित्त प्रकृति वाले आदमी को थोड़ा सा कम करना चाहिए, उससे भी कम। और वात प्रकृति वाले को बहुत स्लो करना है। अगर मान लो वात प्रकृति वाला थोड़ा फास्ट करेगा तो आपका योगा ठीक नहीं होगा। योगा करने के बाद आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस होगा। आपका योगा सही है नहीं है उसको मापने के एक मापदंड है, योगा करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा जितना भी किया, उसके बाद आपने आंख बंद करके अपन थोड़ा शरीर और मन की तरफ देखें। क्या आपका मन शांत है? आपका मन में कोई डिस्टर्ब नहीं, ना फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, ना सिर फटता है, सिर में कोई दर्द नहीं है, एकदम शांत है, तो आप योगा ठीक से कर रहा है। योगा करने के टाइम में आपको थकावट महसूस हो रहा है, आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको सिर दर्द हो रहा है, और भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसका मतलब आपका योगा गलत है। तो कैसे आपका कहाँ गलत हो गया, आप कोई टीचर से मिलिए, मिलने के बाद आप सही कर लीजिएगा। वात प्रकृति का आदमी हमेशा योगा करने के टाइम में बहुत स्लो करना है। जैसे मान लो वो कोई धनुरासन कर रहा है तो धीरे से, हर मोमेंट बहुत स्लो होना चाहिए। वहाँ पे जाके अपने पाँव को पकड़ के फिर धनुरासन में रहिए, उसमें जितना देर रहना है, फिर छोड़ने के टाइम में भी धीरे से, बहुत देर से। इसका मतलब एक आसन करने में आपको कम से कम 15 सेकंड या 30 सेकंड लगना चाहिए आसन की पूर्व स्थिति आने के बाद। और एक और बात सभी के लिए, जैसे आप सर्वांगासन कर रहा है, नॉर्मल लोग क्या करता है, जैसे सर्वांगासन में क्या ठक से इसमें पैर ऊपर कर दिया,
गर्दन पे बल पर खड़ा हो गए, 10 सेकंड आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ी देर के फिर खड़ा हो गया, ऐसा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। आपको एक ही बार करना है। सर्वांगासन में आप किया, सीधा गले के सहारे में आप नीचे लेट रहे, पूरा पाँव ऊपर कर दिया। उस स्थिति में आप कितनी देर तक उसको लगा सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, कितनी देर तक, ये अंतिम स्थिति में आप कितनी देर रुक सकता है, उसी में ही आपका योगा का वो है। कितनी बार आसन किया उसका नहीं, वो आसन पूर्ण होने की अंतिम स्थिति में, इसका मतलब आसन जैसे आपने सर्वांगासन लगाया, उस स्थिति में आप कितना देर रह सकता है, उसी में है। ऐसे ही सभी आसनों में आप लास्ट स्टेज में कितनी देर तक वो खींच सकता है, उतनी देर आपको खींचना चाहिए। शीर्षासन में भी वही, आप एक ही बार करना है, हर इकाई आसन एक ही बार करना है, लेकिन अंतिम स्थिति में उसको ज़्यादा से ज़्यादा खींचने के लिए कोशिश करना है। जैसे आप शीर्षासन में आ गया, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कितनी देर तक उसको खींच सकता है उतनी आप खींच सकता है, लेकिन पहले बहुत कम, लेकिन धीरे से उसको खींचना चाहिए। ये बात ही होगी। और जो प्राणायाम करने के टाइम में आपका फिर इस दोष के बारे में देखना है, आपका कौन सा दोष है, वात का प्रकृति का दोष है, वो हमेशा प्राणायाम बहुत धीमी से करना है। पित्त प्रकृति का और थोड़ा फास्ट कर सकता है, कफ प्रकृति का और थोड़ा फास्ट कर सकता है। पित्त प्रकृति वाला कभी भी अपने शरीर में गर्मी पैदा करने वाला कोई प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना, उसको शीतली प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसका माने कूल डाउन प्राणायाम उसको करना है। उसको ये भस्त्रिका जैसे प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना पित्त वाले को, क्योंकि उसका हीट और बढ़ जाएगा। और कफ वाला आ गया, उसका प्राणायाम क्या है, गरम प्राणायाम उसको करना है। इसका मतलब हॉट प्राणायाम, जैसे मान लो भस्त्रिका है, ऐसा हीट इंक्रीज करने वाला उसको प्राणायाम ज़्यादा करना चाहिए। शीतली जैसे प्राणायाम उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ठंडा करने वाला प्राणायाम उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये है उसके बारे में। और दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इसकी ये जो करने के बाद आपको जो कुंडलनी जागरण हो जाएगा, आप इसको ये करेगा वो करेगा, ऐसा करके उस आप चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। तो मैंने बताया केवल कुंभक उसी का अपना लक्ष्य होना चाहिए। और अपने जो योग सूत्र में आसन के बारे में बताया, तो आसन के बारे में क्या बताया, स्थिर सुखम आसनम। इसका मतलब आप स्थिर सुख आप एक स्थिति में कितनी देर बैठ सकता है, वही आसन है। हर योगी ये किताब पढ़ता है, पतंजलि का योग सूत्र पढ़ता है, उसने आसन के बारे में एक ही डेफिनेशन दिया है, उसमें 1000 प्रकार की आसन के बारे में नहीं दिए, क्योंकि ये सब हड्डियों का काम है। शरीर को ऐसा घुमा वैसा योग घुमा, सब हड्डियों की काम है। और इसमें अष्टांग योग हम बताता है, जैसा मान लो आपको यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ऐसा करके आप जालता है। उसमें एक और बात बताया गया है, वो है ऋदंबर प्रज्ञा। इसका मतलब समाधि की आगे का जो स्टेट है उसको ऋदंबर प्रज्ञा कहता है। ये क्या है, आप लोगों से पूछे वो नहीं समझ में आए। वो क्या है, अपने भीतर से आप अंदर देख करके आपको जो ज्ञान जगाना, उसी को ऋदंबर प्रज्ञा कहता है। अपनी विपश्यना में जाएगा तो उसमें शील समाधि प्रज्ञा करके 3 चीज़ है, वही इसमें योग सूत्र में इन्वॉल्व किया है। शील के बदले में यहाँ पे यम नियम आ गया, फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ऐसा करके चलता है। इसमें शील भी है और समाधि भी है। प्रज्ञा कहाँ है, प्रज्ञा के बारे में ऋदंबर प्रज्ञा करके कुछ चीज़ उसमें बताया है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, वो ही सही है। सिर्फ समाधि लगाना ही अपना कोई काम नहीं है, इसका मन को एकाग्र करना अपना मन का काम नहीं है। आप कितना भी एकाग्र करो कुछ नहीं होगा, आपका प्रज्ञा जागना चाहिए। इसका मतलब कैसे अपने जो बंधन बंध रहा है ये कैसे हो रहा है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये कहाँ से होगा, आप दूसरा कोई ध्यान सीखेगा तब ऐसा होगा। तो दोस्तों योगा के बारे में इतना ही मेरे को बताना है। और एक और बात, योगा आपको हमेशा खाली पेट में करना है, और योगा करने के बाद कम से कम आधा घंटे के बाद भी आपको नहा सकता है। और एक और बात, एक योगासन और दूसरी योगासन के बीच में आपको 1-1 मिनट का आपको रेस्ट लेना ही लेना है, उसके बिना गड़बड़ होगी। और जब योगा बंद करेंगे तो कम से कम 10 मिनट का आपको शवासन में लेटना है, उसके बाद ही आपको उठना है। अगर उसके बिना आप करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत ही आ जाएगी। तो ये सब बात याद रखना है। और योगा कोई अच्छा टीचर से आपको सीखना है, किताब से सीखिए तो बहुत गड़बड़ होंगे, तो कोई टीचर से आप सीख सकता है। और प्राणायाम में कभी इसको ये होल्ड नहीं करना है। और एक और बात है, इसमें कुछ योगा में कुछ क्रिया है षट क्रिया करके, वो कभी नहीं करना आपको।
जैसे मान लो सूत्र निधि है, यहाँ से वो सूत्र ले लिया और फिर यहाँ से ला करके ऐसा ऐसा कर रहा है, फिर उसको अंदर दिया। भाई ये सब बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल अननेचुरल है। वो इससे नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि आपका ये जो नाक है, इसके अंदर की जो एरिया बहुत सेंसिटिव एरिया है। आयुर्वेद में बताता है वहाँ पे कुछ भी मत डालें, क्योंकि आप थोड़ा सा ये भी फेदर भी आप डालेंगे तो तुरंत चीख आ जाएंगे, क्योंकि इतनी सेंसिटिव एरिया वहाँ पे कुछ नेचर कुछ आपको डालने के लिए नहीं बोलता। और इन लोग इसको सूत्र ने दिया, अरे कितना कष्ट होता है, ऐसा कभी नहीं करना। कोई प्राणी ऐसा करता है क्या? ये सूत्र ने दिया ऐसा करके करके कुछ करता है क्या? इतनी कपड़ा लेकर के अंदर लेके शट क्रिया बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप योगासन से ही आपका पूरा शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये षट्क्रिया के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए, वो बहुत डेंजरस है। और इसके बारे में षट्क्रिया हो गया, और एक और है त्राटक, वो कभी नहीं करना। त्राटक क्या है? कोई मोमबत्ती जलाना है और उसी पर देखते रहना है। देखो दोस्तों, आपको बहुत फिजिकली और मेंटली आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा इससे, क्योंकि बहुत खतरनाक एक्सरसाइज है। तो मैं आपको बताया था कि मन को स्थिर करने के लिए इन लोग सांस को बंद कर रहा है, वो बिल्कुल गलत है। मन को स्थिर करने के लिए सबसे मन ही बंद करना है। इसे त्राटक भी इन लोग करता है, कैसे करता है? इससे मन एकाग्र नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। इससे मन बिल्कुल एकाग्र नहीं होगा। जितना देर आपको वहाँ पे दिख रहा है उतना देर आपका मन एकाग्र, उसके बाद नहीं। वो सब गलत ध्यान है। आप कभी मत कीजिए, करेगा तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। तो त्राटक जिंदगी भर भूल करके भी आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको योगा करना है, आराम से करना है, बिना कोई डिस्टर्बेंस से करना है। तो कोई टीचर से आप सीखें। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया है विवेकानंद केंद्र, जो कन्याकुमारी में एक संस्था है विवेकानंद केंद्र। वहाँ पे हर साल में 2 बार उन लोग योगा सिखाता है। 10,000 रुपया फीस है इस समय। तो 6 महीने का कोर्स है, 1 महीना आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन अच्छा उन लोग सिखाता है। वो एक संस्था को मैं जानता हूँ। नहीं तो अगर मान लो आप करस्पॉन्डेंस कर सकता है, फिर उनके पास प्रैक्टिकल जा करके आप सीख सकता है। मद्रास यूनिवर्सिटी, अन्नामलई यूनिवर्सिटी, इग्नो, सभी जगह में करस्पॉन्डेंस कोर्स है, वहाँ से आप सीख सकता है। तो दोस्तों, इस जो झंझट में नहीं पड़ना, इससे कुछ का आपको अलौकिक ये मिलेगा, फिर आपका जो कुंडलनी जागृत हो जाएगा, फिर केचरी मुद्रा, वो मुद्रा, ये मुद्रा, इसके चक्कर में मत पड़िए। आराम से योगा कर लिए। योगा एक फिजिकल एक्सरसाइज है। प्राणायाम से मैं अच्छा योगा बताता हूँ। प्राणायाम से बहुत बढ़िया है। आप थोड़ा सा अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा जो सांस जो चलता है ना, ये प्राणायाम से बहुत 1000 गुना अच्छा है। तो जो योगी लोग हैं उन लोग को कोई काम दाम तो है ही नहीं, तो उन लोग ये सब आसन प्राणायाम बहुत कुछ करता है। तो आप भी ऐसा घर में कर सकता है, उससे कोई निंदा नहीं, कोई अच्छा भी नहीं, लेकिन करेगा तो अच्छा है। लेकिन इस गलतियों से आप बचें। इतना ही मेरा इसके बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, इतने साल के एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।